लॉन्ग टाइम, लेकिन आई विल मेक देम अवेलेबल टू यू इंशाल्लाह टुमारो। पूरी कोशिश करूंगा कल मैं टाइम लगा के आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कर दूं, सो यू कैन revisit them whenever you want. Right, Ji. So I'm going to start the class with sharing my screen, and just let me know that you can see my notepad, and उसके बाद जो है हम इसको जल्दी से start करते हैं। Right, somebody else is looking to join in. Tuba. Right, जी. So I'm going to go to straight to international trade and protectionism का हमारा जो टॉपिक आज करना था। मैक्रो को हमने टच किया हुआ है। बच्चे थोड़ा सा खुद भी, बल्कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा खुद भी एफर्ट करना शुरू कर दो, पता नहीं लगेगा। इट्स हाफ ऑफ अगस्त गॉन ऑलरेडी, एंड वी गोना स्टार्ट विद व्हाट्स इट कॉल्ड एग्जाम्स इंशाल्लाह आपके अक्टूबर के स्टार्ट में ही है। 12 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स का पहला पेपर है। एमसीक्यूज के लिए भी मैं इतना वरीड नहीं हूँ, उसके लिए हमारे पास 10-12 दिन है विच वी कैन of course use them even during exams, right जी। ये मैंने पहले कुछ और क्लास में काम करवाया था, which ये हमने किया था जी, इन्फ्लेशन और उसकी टाइप्स, कॉजेज, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे, 8 के भी 12 मार्क के भी। जल्दी से स्पेस पे अपनी आके आपको जल्दी से करवा, राइट जी। We are okay. We're gonna start international trade, right? It's very small, the font. I'll make it bigger. G. So we're gonna start with international trade now. भी ये छोटा दिखा रहा है, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ ताकि ये पूरी स्क्रीन पे उसको कर ले। Now I'm assuming that's gone to the bigger size. No, not yet. जी इंटरनेशनल ट्रेड, इसके अंदर बेटे हमने पढ़ना है डिफरेंट चीज़ें। पहले मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन, उनके बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम, और उसके बाद प्रोटेक्शनिज्म इटसेल्फ, उसके बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम, और फ्री ट्रेड, उसके बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम। तो जस्ट स्टे विद मी, यू डन इट ऑल, सो इंशाल्लाह बड़े जल्दी हो जाएगा। पहला मैं करवा रहा हूँ जी मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म या ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। Which countries use to protect local industry? तो प्रोटेक्शनिज्म को मैं पहले डिफाइन करता चलूं जी। प्रोटेक्शनिज्म इज यूज ऑफ ट्रेड बैरियर्स such as quotas, export subsidies, tariffs। तो मैं सिर्फ टैरिफ्स एंड कोटास का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेन मशहूर हैं, टैरिफ्स एंड कोटास। In order to reduce the supply of imports, आपके मुल्क में imports कम आए, and increase the demand for exports, आप exporters को subsidies देंगे, उनकी demand बढ़ जाएगी प्राइस कम होने की वजह से। To protect domestic इंडस्ट्री, लोकल फर्म्स को बचाने का नाम प्रोटेक्शनिज्म है। तो गॉट इट जी। प्रोटेक्शनिज्म हम डिफरेंट ट्रेड बैरियर्स यूज करते हैं, टैरिफ, कोटास वगैरह, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स इनटू द कंट्री। उनको महंगा करके उनकी डिमांड भी गिराते हैं और सप्लाई भी, और साथ में डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाते हैं थ्रू एक्सपोर्ट सब्सिडीज। Some kids were looking to join, I think they have. Right, so let's move on जी। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म में जो करवा रहा हूँ वो है नंबर 1, टैरिफ्स। आई वुड लव टू इन्वॉल्व यू गाइज, लेकिन मैं जरा जल्दी में कोर्स कवर करवाने के मूड में इस वक्त, ताकि रिवीजन ये सारी हमारी है, ताकि हम एग्जाम के पास्ट पेपर्स जल्दी से कर सकें। टैरिफ, दीज आर जी इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस अफेक्ट सप्लाई, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है, गुड्स पे सर्विसेज पे भी लगाया जाता है ताकि वो कम आए हमारे मुल्क में, सप्लाई उनकी कम हो और प्राइस बढ़ जाए। इंपोर्ट्स इन ऑर्डर टू
मेक देम एक्सपेंसिव, जब वो महंगी हो जाएंगी तो सॉरी एक्सपेंसिव, जब वो महंगी हो जाएंगी तो लोकल गुड्स ज्यादा बिकेंगी, ठीक है जी। एंड एनकरेज डोमेस्टिक, यानी कंट्री के अंदर जो है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, राइट जी। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? दिस इज वेरी बेसिक, बट किसी को कोई प्रॉब्लम तो मोस्ट वेलकम टू आस्क मी द क्वेश्चंस दैट यू हैव, राइट जी। तो इसको मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को इधर से स्ट्रेच कर देता हूं इसको, ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा बनती जाए, राइट जी। तो टैरिफ्स ये हो गए जी, हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए इंपोर्टेड गुड्स वगैरह पे, गाड़ियों वगैरह पे, इन ऑर्डर टू मेक देम एक्सपेंसिव, रिड्यूस देयर सप्लाई, और डोमेस्टिक माल ज्यादा बिके, ये हमारा आइडिया था इसके अंदर। अब इसके बेनिफिट्स जल्दी से देख लेते हैं। जो हमने उसकी डेफिनेशन देखा, मेक्स इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, ठीक है, और एज अ रिजल्ट देयर डिमांड फॉल्स, ठीक है, एंड लोकल गुड्स आर सोल्ड मोर, लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। ए ब्रिंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, टैरिफ जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, उससे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलता है, which can be used for welfare, public goods, merit goods, इस तरह की चीजें वो प्रोवाइड करें, एजुकेशन वगैरह, हेल्थ केयर वगैरह, यूज्ड फॉर वेलफेयर, ठीक है जी। एक फायदा ये हो गया, राइट। अब उसके अंदर वैसे तो काफी इसके बेनिफिट्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन आई वांट टू मेक इट एज शॉर्ट एंड ब्रीफ टू द पॉइंट एज पॉसिबल, तो दो पे ही मैं छोड़ रहा हूं। और इसकी अब प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जी, इसकी लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स, इनफेक्टिव, एंड आपके नोट्स में बहुत ज्यादा डिटेल लिखवाई हुई मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली दोबारा आपको री एम्फसाइज करवा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट। इनफेक्टिव व्हेन डिमांड इज प्राइस इनइलास्टिक, अगर कोई ऐसी गुड मंगवाई जा रही है, नेसेसिटी वगैरह, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो हर वक्त तो हमको हर सूरत में चाहिए, तो टैरिफ लगने के बावजूद वो आते रहेंगे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में वगैरह में, ताकि क्योंकि डिमांड इज इनइलास्टिक, ठीक है, तो उस वक्त ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा जी they may cause retaliation, retaliation आप लोग समझते हैं, that is other countries will also impose tariffs, quotas वगैरह on this country, जो प्रोटेक्शनिज्म करेगा उसके खिलाफ, उसकी एक्सपोर्ट्स के खिलाफ भी प्रोटेक्शनिज्म होगा, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। सो जी टैरिफ समझ आ गया, इसके बेनिफिट्स, प्रॉब्लम्स, किसी किस्म का कोई मसला? ओके, मैं इसके ग्राफ के लिए स्किप कर रहा हूं, एंड पे आऊंगा उसके ऊपर। अब हम चलते हैं जी दूसरे के ऊपर, क्वार्टर्स, ठीक है। Are you guys there? बहुत साइलेंस है, आई नो यू विल आस्क मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, बट आर यू गाइस देयर? जस्ट वन ऑफ यू प्लीज टेल मी, ताकि मुझे वो रीइटरेशन मिलती रहे। जी सर। यस सर। Thank you, Junaid. It is a physical limit on the physical. It is the physical limit, a physical limit on the quantity of imports that can enter the country. कंट्री के अंदर कितनी इंपोर्टेड चीजें आ सकती हैं, उसकी फिजिकल लिमिट लगा देना, एक कोटा है, लिमिट लगा देना कि भाई इससे ज्यादा इंपोर्ट्स हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे एंटर द कंट्री। सो बेसिकली दिस इज मोर अब्रप्ट मेथड कंपेयर टू टैरिफ्स। उसमें महंगा करके हमने उसको सप्लाई कम करवा के, और महंगा करके उनकी इंपोर्ट्स की डिमांड कम करवाई थी और सप्लाई कम करवाई थी। इस केस में हमने एक लिमिट लगा दी कि जी 5000 गाड़ियां आएंगी पाकिस्तान में from Japan of 500 like 1200 cc category, something like that. Physical limit on the quantity of imports that can enter the country. अब इसका फायदा क्या है जी? Benefits, supply
ऑफ इंपोर्ट्स फॉल्स, जारी बात है अब आपने कोटा लगा दिए, कम सप्लाई होगी, लोकल प्रोडक्ट्स डिमांड प्राइसेस। मकसद यही था कि लोकल चीजें ज्यादा बिकें, डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट को बचाया जा सके। दूसरा इसका बेनिफिट इफेक्टिव, ये हमने पीडी के चैप्टर में भी पढ़ा था, इफेक्टिव इवन व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक। सिगरेट्स पे, इंपोर्टेड सिगरेट पे टैक्स लगाना, टैरिफ लगाना इतना इफेक्टिव नहीं होगा, लोग मंगवाते रहेंगे। बट अगर आपने कोटा लगा दिया कि बस इतने कार्टन आ सकते हैं इस सर्टेन ब्रांड के, तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई कर्टेल होगी। सो इवन व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक आपका ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती है। बट इसके जो डाउन साइड है वही रिटेलिएशन, अगले लोग भी आपके खिलाफ, दूसरे कंट्रीज भी बदला लेंगे और आपके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे। नंबर टू, नो टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, ऑल्दो गवर्नमेंट अगर कोटा लाइसेंसेस बेचना शुरू कर दे फॉरेन फर्म्स को तो रेवेन्यू भी आ जाता है। सो बच्चे ये दो मेन जो मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है, आर यू गाइस टोटली टोटली कंफर्म कि आपको समझ आ गई? Yes. आई नीड सम काइंड ऑफ reiteration, कोई बच्चा? Yes, हाँ चलिए, गुड sir. इनफ, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम चलते हैं। जी जी बेटे जी, जी माय डियर बोले, यस कह रहे थे तो गुड इनफ, अदर कोई मसला है यस तो सर, पूछ लो। समझ आ गई है क्या? थर्ड वन इज जी एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ओ गुड इनफ, गुड इनफ, ठीक है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज जी, बाय ग्रांटिंग financial help, subsidies the financial help by the government to businesses, by granting financial help to exporting businesses। जैसे पाकिस्तान में शुगर की एक्सपोर्ट के ऊपर रिबेट चल रहा था, पहले 13% था, अब कोई 1.5% है। यानी अगर 1 करोड़ रुपए की शुगर आप एक्सपोर्ट करते थे तो आपको 13 लाख गवर्नमेंट वापस कर देती थी उसकी अमाउंट। सो एक्चुअली आपकी कॉस्ट कम होती थी और आपकी सप्लाई ज्यादा होती थी, एक्सपोर्ट्स आप सस्ती करके बाहर ज्यादा बेच सकते थे। सो बाय ग्रांटिंग फाइनेंशियल हेल्प टू एक्सपोर्टिंग businesses, their cost of production will fall, making, simple concepts हैं तो आपको पता ही है, making exports cheaper। सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने, कॉस्ट कम हुई, सस्ता बेच सकते हैं हमारे एक्सपोर्टर्स उनको, चीपर इन द इंटरनेशनल मार्केट्स एंड देयर डिमांड विल राइज। बाहर की दुनिया में हमारी चीज ज्यादा बिकेगी बिकॉज वी हैव सब्सिडाइज्ड आवर प्रोड्यूसर्स, ऑल्दो इट्स वेरी हाईली फ्राउंड अपॉन। दूसरे कंट्रीज पसंद नहीं करते कि आर्टिफिशियली अपनी गुड्स की प्राइस आप कम करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचो। चाइना के ऊपर इसका बहुत बैकलैश आया था जब उन्होंने स्टील में सब्सिडाइज किया था अपने फर्म्स को, एक्सपोर्टर्स को। तो इसके जी बेनिफिट्स क्या हैं जी? वही लोअर प्राइस एंड more demand for exports, ठीक है, एक तो फायदा ये साफ साफ वाला, ठीक है। नंबर टू, encourages domestic producers to expand and create employment। ना सिर्फ इससे डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट बचाई जाती है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की जा सकती है, बिकॉज सब्सिडाइज करने से बिजनेसेस अपना साइज बढ़ाएंगे, उनको उस इंडस्ट्री में आने का ज्यादा फायदा नजर आएगा, राइट जी, एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा इसके जो नुकसान हैं, द लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स विद सब्सिडीज, वी ऑलरेडी लर्नड इन माइक्रो एज वेल। opportunity cost of other beneficial uses of this amount। यही पैसा एजुकेशन, हेल्थ केयर पे लग सकता था, आपने सब्सिडाइज करने पे लगा दिया तो वो फॉरगो हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। नंबर टू, मेक्स domestic firms
इनएफिशिएंट। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कई दफा। क्यों? वो रिलाई करना शुरू हो जाएंगे गवर्नमेंट की हेल्प पे और खुद अपनी कॉस्ट कम करने की बजाय गवर्नमेंट की सब्सिडीज ही एक्सपेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, अपनी कॉस्ट कम करके अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एफिशिएंसी इग्नोर कर देंगे। राइट जी, बिकॉज रिलाई ऑन देम। और लास्टली जी, सब्सिडीज के भी बदले में ये कॉमन है सब में, रिटेलिएशन। सबका कॉमन एडवांटेज क्या है जी? लोकल गुड्स अब ज्यादा बिकेंगी, चाहे वो एक्सपोर्ट है या इम्पोर्ट है। ठीक है, और सबका कॉमन डिसएडवांटेज क्या है? रिटेलिएशन। दूसरे कंट्रीज भी आपके खिलाफ टैरिफ कोटास वगैरह इंपोज करेंगे। बच्चा क्लियर हो गया? किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम? अब सब्सिडी का डायग्राम हम सैकड़ों दफा बना चुके हैं अपनी क्लास में, तो मैं जल्दी से इसका एक डायग्राम आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ओके, राइट जी, यहाँ पे मैंने लिखा है सब्सिडीज, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना रहा हूँ। सिंपल, कोई ज्यादा नहीं इसमें करना पड़ता था। इसमें प्राइस, क्वांटिटी, और ये डिमांड थी एक्सपोर्ट्स की D0, और ये सप्लाई थी एक्सपोर्ट्स की बिफोर द सब्सिडी, इक्विलिब्रियम था। और ये सिंपल प्राइस, ये बड़े बार आते हैं सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्स के सेक्शन ए में ग्राफ जरूरी आते हैं अक्सर। Q0। अच्छा जी, सब्सिडी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ, और नया इक्विलिब्रियम E1 पे प्राइस कम हो गई और क्वांटिटी ज्यादा हो गई। यही मकसद था कि लोकल एक्सपोर्ट ज्यादा बिके, डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट बचे, बल्कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। राइट जी, तो डू यू नीड रिकैप ऑफ दीज थ्री? ये समझ आ गए? जल्दी से बता दें बिफोर आई मूव ऑन टू द फोर्थ वन। अगर रिकैप चाहिए मैं एंड पे दे दूंगा, वैसे कोई मसला नहीं, मैं चौथे पे जा रहा हूँ स्ट्रेट। नेक्स्ट जी, VERs। VERs क्या होती हैं? वॉलंटरी, यानी अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रेंट कर देना, कम कर देना, एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रेंट्स। ये इंडिया ने किया था जब बासमती राइस की प्राइस बहुत बड़ी थी वर्ल्ड में, तो इंडिया ने खुद अपने आप पे वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट लगा दी थी कि ये ना हो लोकल मार्केट में हमारे खिलाफ, हमारे जो है बेसिक चावल की कमी हो जाए। और समटाइम्स इसलिए किया जाता है कि जी आपको डर था दूसरा कंट्री आपके खिलाफ अब रिटेलिएशन करेगा, टैरिफ कोटास लगाएगा, तो उससे बचने के लिए आपने कहा जी मैं खुद ही वॉलंटरली अपनी एक्सपोर्ट्स कम कर रहा हूँ। सो VER जो है, व्हाट आर दे? व्हेन a country deliberately, अपनी मर्जी से reduces the exports of a particular commodity, एक खास टाइप की गुड या सर्विस को वो कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कमोडिटी मींस गुड या सर्विस। ठीक है, टू एंश्योर, एक वजह तो ये है अवेलेबिलिटी, टू एंश्योर availability of a necessity, कोई necessity good थी, necessity और an essential raw material, कोई बड़ा ही जरूरी रॉ मटेरियल था आपकी फर्म्स के लिए, उसको आपने बाहर जाने से बचाने के लिए, जैसे चाइना ने मोलिब्डेनम पे लगाया था कि भाई ये बाहर ना जा सके, essential raw material, availability of a necessity essential raw material विद इन द कंट्री। ये ना हो कि भाई हमारे लोग लालच में आके हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बाहर एक्सपोर्ट कर दें और हमारे पास वो बचे ही ना द कंट्री। एनीबडी, एनी कंफ्यूजन ऑन VER? मर्जी से मैं कहूँ कि मैं अपनी एक्सपोर्ट्स कम कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनी रिटेलिएशन या आई डोंट वांट टू रन आउट ऑफ अ बेसिक नेसेसिटी। Okay जी, so that's the end of VERs. Let's now move on to another method of protectionism, number 5। बस मैं आपको 5-6 ही कराऊंगा, पांचवा कर लेते हैं जी, रेक्टेपिज्म या पेट्रियोटिक कैंपेन्स। कौन सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें? हाँ, एम्बार्गोस का, एम्बार्गोस या बैन्स। ठीक है, जैसे इसका नाम बता रहे हैं बेटे, कंप्लीट और पार्शियल बैन ऑन एक्सपोर्ट्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर गुड। वजह क्या हो सकती है? आपके पॉलिटिकल टाइज उनसे खराब हो गई हैं, जैसे इंडिया के साथ हमारी ये फिल्म्स वगैरह हम उनकी नहीं इंपोर्ट कर रहे, ना वो हमारे ये इंडस्ट्री से चीजें ले रहे हैं। मकसद क्या है? या तो आपकी पॉलिटिकल टाइज खराब है, कोई वॉर वगैरह चल रही है, कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, या उस कंट्री के साथ आप ट्रेड नहीं करना चाह रहे, सैंक्शन लगा रहे, जैसे ईरान पे अमेरिका ने लगाया था। तो ये एम्बार्गोज एंड बैन्स आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब मैं बाकी आपको जरा जुबानी बता देता हूँ। पेट्रियोटिक कैंपेन्स,
बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, ताकि इंपोर्ट्स का कल्चर कम हो, एक्सपोर्ट्स डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो मुल्क में। फिर उसके बाद जी रेड टेपिज्म, इतना मुश्किल कर देना इंपोर्ट करना, इतना फाइलिंग एंड पेपर वर्क उसमें बीच में इन्वॉल्व कर देना कि लोग इंपोर्ट करना ही कम कर दें। एक इंपॉर्टेंट वाला मैं करवा दूं आपको, लिमिट ऑन एक्सचेंज कंट्रोल, जो उसका नाम है वो बताता हूं जी। एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज यहाँ पे मुराद है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, डॉलर्स पाउंड्स वगैरह। तो गवर्नमेंट अवेलेबल ही नहीं करती अप टू सर्टेन लिमिट के बाद, सेटिंग अ लिमिट ऑन हाउ मच foreign exchange is available, limit on how much foreign exchange other currencies is available for international transactions। मसलन आइडिया क्या है कि भाई हम एक किस्म की पॉकेट मनी खत्म कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर। आपको कभी बाहर जाएं तो आपको नोट करेंगे कि अगर आप किसी भी मनी चेंजर से वेस्टर्न यूनियन वगैरह से पैसा लेते हो, वो आपका आईडी कार्ड वगैरह देखते हैं कि इस लिमिट से ऊपर हमने नहीं देना। तो इंटरनेशनल सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सो सॉरी जी, मेरा कनेक्शन एक सेकंड के लिए ड्रॉप हुआ था। आई एम बैक एंड apparently you guys are there too. Can you still see my screen, bete? Hello, can you still see my screen, guys? Yes, sir. Are you? Right. So international transactions के लिए we set a limit on how much foreign exchange is available. जब foreign exchange available नहीं है तो automatically imports कम होंगी, but its downside is exports भी कम हो जाती हैं। So a quick refresher on what we learned with protectionism के regards, और फिर हम टैरिफ का डायग्राम कर लेते हैं, या आज थ्योरी करा दूं, टैरिफ का डायग्राम नेक्स्ट में रख लूंगा। Let's see जी, we studied international trade today and we looked at the methods of protectionism. Am I still logged on? I'm not sure what is happening. सर जरा नीचे कीजिएगा, एसएस देना। जी मैं अभी करता हूँ। मैं सिर्फ अपना पहले एक दो चीजें इंश्योर करना चाहता। आपने कहाँ तक ले ली थी पिक्चर्स बेटे? सर ये लास्ट वाले रह गए हैं बस, बाकी तो ले लिया। अभी आ गया मैं, ठीक है। वैसे ये सारा कुछ आपकी कॉपीज में मौजूद है, जो रेगुलर बच्चे थे उन सबके पास ये मौजूद होना चाहिए। सर वो है, लेकिन मैंने कहा एक बार फिर भी। Why not? Good idea. ठीक है, राइट जी। सो आई एम मूविंग बैक टू अ क्विक रिफ्रेशर, एक रिकैप। ठीक है, ले लिया आपने पिक्चर जुनेद? जी सर, डन। जुनेद, आर यू डन? चलिए लेट्स गो बैक। यस सर, लर्निंग यस। ट्रेड का चैप्टर, और उसके अंदर हम लर्न कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म या ट्रेड बैरियर्स। Protectionism is use of trade barriers such as tariffs, quotas, etc. in order to reduce the supply of imports and increase the demand for exports to protect domestic industry. ये definition हो गई। definition को बेटे याद करना पड़ता है समझ के। Tariffs क्या करते हैं जी? Tariffs are indirect taxes on imports in order to make them expensive and encourage domestic production and consumption. देखो, आपने imported गाड़ियों पे टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया, वो महंगी हुई, कस्टम ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, आपकी लोकल गाड़ियां ज्यादा बिकी। दैट्स व्हाट द आइडिया वाज, ठीक है। उनकी सप्लाई कम होगी आपके मुल्क में और लोकल गुड्स लोगों को सस्ती लगी, उन्होंने ज्यादा खरीदी। वरना आपकी होंडा सिविक वगैरह बिक ही ना सकती अगर बाहर की गाड़ियां बगैर प्रोटेक्शन के आपके मुल्क में आ जाती। बेनिफिट्स क्या है जी? मेक्स इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, उनकी डिमांड गिरती है और लोकल गुड्स ज्यादा बिकती हैं। गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल जाता है जिसको वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे लगा सकती है, मेरिट गुड्स वगैरह, एजुकेशन, हेल्थ केयर पे, पब्लिक गुड्स, स्ट्रीट लाइट्स, डिफेंस वगैरह पे।
प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? इनइफेक्टिव हैं व्हेन डिमांड इज प्राइस इनइलास्टिक। आपने टैरिफ लगाया, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, इंपोर्ट्स का प्राइस बढ़ी, लेकिन डिमांड इनइलास्टिक थी, सिगरेट्स वगैरह थी, तो लोग स्टिल खरीदते रहे, तो उस वक्त ये इनइफेक्टिव हो जाएगी। साथ में रिटेलिएशन, ये कॉमन प्रॉब्लम है सब मेथड्स का। अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो दूसरे कंट्रीज भी आपकी एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट टैरिफ लगाएंगे और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। राइट जी। उसके बाद आ गया कोटाज। कोटाज में क्या आइडिया था? फिजिकल लिमिट लगा दी गई ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स या सर्विसेज दैट कैन एंटर द कंट्री। बेनिफिट क्या है जी? इंपोर्ट्स की सप्लाई कम होती है, उनकी प्राइस बढ़ती है, लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। इफेक्टिव है जब इनइलास्टिक डिमांड है, तब भी, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड का तो प्राइस से ताल्लुक था ना, हमने तो लिमिट लगा दी कि इससे ऊपर गाड़ियां आएंगी नहीं, इससे ऊपर सिगरेट मुल्क में एंटर ही नहीं होंगे। तो प्रॉब्लम्स इसकी क्या है जी? रिटेलिएशन बट नो टैक्स रेवेन्यू। दूसरे कंट्रीज भी आपके खिलाफ कोटाज लगाएंगे और आपको टैक्स से रेवेन्यू नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट अदर जगहों पे यूज कर सके। एक्सपोर्ट सब्सिडीज ग्रांट करना, फाइनेंशियल हेल्प टू एक्सपोर्टिंग बिजनेसेस, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, एक्सपोर्ट सस्ती होंगी, बाहर के मुल्कों में आप ज्यादा बेच सकेंगे। बेनिफिट क्या है जी? लोअर प्राइस एंड मोर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, स्पेशली अगर इलास्टिक डिमांड है तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एक्सपैंड करेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर बेनिफिशियल यूजेस ऑफ दिस अमाउंट। जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी उसका एक मेजर मसला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और हेल्थ केयर, डिफेंस सब मिस हो गया। राइट जी। डोमेस्टिक फर्म्स इनएफिशिएंट हो जाएंगी, मुसलसल सब्सिडीज मिलने से वो अपनी कॉस्ट कम करने की बजाय, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की बजाय इन पर रिलाई करना शुरू हो जाएंगे। और जी रिटेलिएशन, दूसरे कंट्रीज भी अपनी फर्म्स को सब्सिडीज देंगे। अब ग्राफ देख लीजिए जी, राइट साइड पे ड्रॉ हुआ है रेड में, सप्लाई का बस राइट पे शिफ्ट कर देना है, प्राइस कम होगी और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स ज्यादा डिमांड हुई। राइट जी। अब आ गई हमारे पास, ये प्लीज याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस सप्लाई को लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं और डायरेक्ट टैक्स, सॉरी, सब्सिडीज सप्लाई को राइट पे शिफ्ट करती हैं, बढ़ती है सप्लाई, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड का फैक्टर है। उसके बाद आ गया जी वीईआर, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, व्हेन अ कंट्री डिलिबरेटली reduces its exports to a particular of a particular good or service, या तो वो कोई नेसेसिटी है या कोई एसेंशियल रॉ मटेरियल है। आइडिया क्या है कि अपने मुल्क में ही रखा जाए, या कोई टैरिफ कोटाज लगने से बचने के लिए आपने खुद ही वॉलंटरली अपनी एक्सपोर्ट्स कम कर ली। चाइना ने ये कुछ किया है, इंडिया ने भी किया था। embargoes ban complete या partial ban on trade with a certain country, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पहले पार्शियल था, अब ऑलमोस्ट कंप्लीट बैन हो रहा है। और ईरान और अमेरिका में कंप्लीट बैन है, एम्बार्गो लगा हुआ है। तो ये भी एक प्रोटेक्शनिज्म का तरीका है लोकल फर्म्स का। आखिरी जी एक्सचेंज कंट्रोल, एक लिमिट लगा दी कि कितने डॉलर, पाउंड, यूरोज वगैरह अवेलेबल है, ताकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी कम हो तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी कम होंगी, लेकिन साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी। अब बेटे प्लीज यहाँ पे जरा नोट करना, एक है बेसिक डायग्राम ऑफ टैरिफ, और अक्सर आपसे यही रिक्वायर्ड होता है जब वो सेक्शन ए में कहते हैं ना कि टैरिफ लगा, बताएं जी क्या इफेक्ट आएगा यू नो फर्म्स के ऊपर, या जो भी वो क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से हमने आंसर करना होगा। तो ये बेसिक टैरिफ का डायग्राम जो है, दिस इज जस्ट शिफ्टिंग सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। इसमें आपको वो सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस वगैरह वाली। इसमें सिर्फ प्राइस लिखें, क्वांटिटी लिखें, एक नॉर्मल डिमांड कर्व D0, सॉरी सप्लाई कर्व D0 लगाएं और डिमांड कर्व D0 लगाएं। उसके बाद जी जहां इक्विलिब्रियम आए वहां पे E0 लिख के प्राइस P0 एंड क्वांटिटी Q0। अब जी एज अ रिजल्ट ऑफ टैरिफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, लाइक यू ऑलवेज सी, S1 पे आ गई सप्लाई, इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया और प्राइस बढ़ गई। आइडिया भी यही था कि इंपोर्टेड गुड्स की सप्लाई कम कराई जाए, प्राइस ज्यादा कराई जाए, ताकि लोकल गुड्स ज्यादा बिके। क्लियर हो गया मेरा बेटा? किसी को मसला? नाना आई गेस। चले अब मैं टू सेव योर एंड माय टाइम आई एम गोइंग टू गो टू बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड फ्री ट्रेड थ्रू द बुक। उस पे बस मैं हाईलाइट कर दूंगा कौन से वाले आपने करने हैं और कौन से वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई एम गोना गो स्ट्रेट टू योर AS मैक्रो इकोनॉमिक्स book. Oh, I opened the wrong one. I opened the wrong one. Right, just a moment and let's go to protectionism का chapter, और ये इसके फायदे नुकसान यहाँ पे जल्दी से हम देख लें। Book 1, एक मिनट।
माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 बार मैंने कर दी है, मैक्रो वाली मैंने की नहीं इसमें, बैड। ऊपर वाले देख लेता हूँ एक बार कि शायद नहीं, वो A2 की है। So my bad जी, I'll have to go back to the notes and do it with you manually. Right. तो अब जी, अच्छा याद रखिएगा, बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म फ्री ट्रेड के नुकसान बन जाएंगे और प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो लेट्स सी नाउ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको समझ लें तसल्ली से, बड़े आसान है ये। बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म भी आपने सारी पढ़ ली, टैरिफ कोटास वगैरह, और उसके जो नुकसान हैं या बेनिफिट हैं वो हम देख रहे हैं। तो पहले हम जरा बेनिफिट्स देख लेते हैं जी। आई थिंक आई गॉट स्पेल्ड या बेनिफिट्स में हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने प्रोटेक्शनिज्म के। नंबर वन जी, नंबर वन टैरिफ्स, मैंने इसको येलो कर दिया है, एक मिनट चलें अभी जरा बेहतर नजर आ जाएगा। टैरिफ्स एंड कोटास, ठीक है, रिड्यूस सप्लाई, जो हम पहले भी बात करते रहे, सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स एंड मेक देम एक्सपेंसिव, उनको महंगा भी कर देती है, ठीक है, मेक देम एक्सपेंसिव, रिजल्टिंग इन राइज इन डिमांड फॉर लोकल गुड्स। दैट वाज द होल आइडिया। लोकल गुड्स आपकी सक्सेसफुली बिकती रहेंगी कंपेयर टू इंपोर्ट्स, वरना अगर हम प्रोटेक्ट ना करते तो लोकल गुड्स ना बिकती। नंबर टू जी, टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, उसको देख लेते हैं। यस, टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर सोशल पर्पसेस, ठीक है। नंबर थ्री जी, ये जो अच्छे इंपॉर्टेंट वाले हैं, मैं अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूँ, ये हैं जो इसके जस्टिफाइड आर्गुमेंट्स हैं। बाकी सारे इकोनॉमिक्स कहती है जस्टिफाइड नहीं है, आपकी फर्म्स को एफिशिएंट होना चाहिए, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको, राइट? तो इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो हैं जी, टू प्रोटेक्ट इन्फेंट या न्यूली सेटअप इंडस्ट्रीज, सनराइज भी बोलते हैं, इन्फेंट या सनराइज इंडस्ट्रीज जी, इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी क्यों है? मैं थ्योरी जुबानी बोल देता हूं। अभी अभी सेटअप हुई हैं, लार्ज नहीं हुई, इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिली, इट्स टू अर्ली टू प्रोटेक्ट देम इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाइज जस्टिफाइड इनको प्रोटेक्ट करना। फिर एक दूसरी जस्टिफिकेशन जो अलाउड है, इसलिए इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, टू प्रोटेक्ट डिक्लाइनिंग या सनसेट इंडस्ट्रीज। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त आपकी जो टेक्सटाइल्स हैं वो तकरीबन सन सेट इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, बंद होने वाली हैं। तो गवर्नमेंट चाहेगी कुछ अरसा इनको प्रोटेक्ट करें ताकि वर्कर्स वगैरह दूसरे किसी फील्ड में ट्रेनिंग ले लें और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट ना फैले। तो इन्फेंट इंडस्ट्रीज या सनराइज इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना भी अलाउड है, बिकॉज दे आर नॉट बिग इनफ, दे हैवंट अचीव्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिक्लाइनिंग इन सनसेट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना भी जस्टिफाइड है, बिकॉज दे आर still not finished, and as soon as they'll finish massive unemployment हो जाएगी, तो उनको बचाना जरूरी है, राइट बेटे? नेक्स्ट इज जी, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ a harmful good, entry of a harmful good, demerit good वगैरह कोई थी, ड्रग्स वगैरह थी, you are legally in your right to protect your country from them, तो आप उनके ऊपर ये लगा सकते हैं, ठीक है जी? ये हो गए प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, ओके। फिर हमने जो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स लगाई थी, टू कीप नेसेसिटीज एंड रॉ मटेरियल्स विद इन द कंट्री, ये भी इसका एक बेनिफिट है, रॉ मटेरियल्स विद इन द कंट्री,
ठीक है जी, वही बेनिफिट जो मैंने वहां अलग अलग करवाए थे यहाँ आके इकट्ठे हो गए। लेकिन जस्टिफाइड कौन कौन से हैं, मैं साथ टिक लगा रहा हूँ। आपकी इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, आपकी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, और कोई हार्मफुल गुड, डीमेरिट गुड वगैरह आ रही है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन जस्टिफाइड है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हो गया मेरे बेटे? कोई किसी किस्म का मसला? एनीबडी कोई मसला? नो? ओके, लेट्स मूव ऑन टू, अगर स्क्रीनशॉट लेना है जुनेद किसी ने तो जल्दी से ले लें। अब मैं इसके प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं और यहीं से हम फिर वापस आके फ्री ट्रेड के इसी बेनिफिट्स को प्रॉब्लम्स कर देंगे, ठीक है ना? बल्कि यही कर देते हैं, पहले अभी कर देते हैं। सर ले लिख के लिया। बताएं जी। श्योर श्योर। बेनिफिट्स में हमें लिखा जी, टैरिफ एंड कोटास रिड्यूस सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स, मेक देम एक्सपेंसिव, रिजल्टिंग इन डिमांड फॉर लोकल गुड्स एंड लोकल अनएम्प्लॉयमेंट इज सेव्ड। अब अगर हम फ्री ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे जुनेद आप ही बता दो, हम टैरिफ कोटास नहीं इस्तेमाल करेंगे, फ्री ट्रेड है, तो उसमें ये पहला वाला बेनिफिट जो है नुकसान में कैसे बदल जाएगा? सर 1 मिनट में जरा सोच लो। बहुत सिंपल है, टैरिफ कोटा नहीं लगा रहे हो, इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी आपके मुल्क में? सर वो ज्यादा हो जाएंगी। ज्यादा होंगी, सस्ती हो जाएंगी, टैरिफ वगैरह हटा दिए हाँ ना जी। आपने, कोटा हाँ जी सर सर सर। ज्यादा आएंगी, सस्ती होके आएंगी और लोकल गुड्स नहीं बिकेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है ना, समझ आ हाँ गया जी सर। जी? नेक्स्ट मुझे बता जी दें, सर। लेट से कोई बच्चा वॉलंटियर कर दे, कोई और जुनेद के अलावा। टैक्स रेवेन्यू अभी मिल रहा है तो बेनिफिट है, फ्री ट्रेड में आपको टैक्स रेवेन्यू मिलेगा टैरिफ कोटास वगैरह से? सर फ्री ट्रेड में टैरिफ वगैरह होंगे ही नहीं तो उससे टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट No tax, no tax revenue. As a result, government will not be able to use that money for, important welfare projects. जी, third disadvantage क्या होगा? We will not be able to protect our infant या sunrise industries. They will get exposed to international competition and may not survive. ठीक है? Same way, the declining sunset industry will die sooner than what the government would have wanted, and workers will find massive unemployment within the country. फिर जी, harmful goods may enter the country, necessities and raw materials may fly out of the country. ये एक्सपोर्टर्स जो हैं वो लालच में, बाहर महंगी प्राइस थी, बेचे जाएंगे, राइट जी? तो ये हो गया, ये भी डिक्लेयर हो गया कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो फ्री ट्रेड के नुकसान हैं। तो दीज आर, नोट कर देता हूं जी, नोट, above are the problems of free trade, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्री ट्रेड। ठीक है जी? अब जी हम कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्ट करने का अपनी इंडस्ट्री को हमें क्या नुकसान होता है जी? प्रोटेक्शनिज्म की प्रॉब्लम्स। माय स्क्रीन गॉट स्टक, अब आगे शुक्र है, चले जी। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, नंबर 1 जी, रिड्यूस्ड, रिड्यूसेस भी ठीक है, चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। बाहर से हमारे पास अब आईफोन्स वगैरह हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हम मंगवा रहे हैं, गाड़ियां वगैरह, तो जब हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, फ्री ट्रेड नहीं करेंगे, तो प्रोटेक्शनिज्म करते रहेंगे, तो रिड्यूस्ड चॉइस फॉर कंज्यूमर्स आ जाएगी एंड वेलफेयर जो है हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है बेटे? कंज्यूमर्स, राइट? पहला मसला, राइट? उसके बाद जी, अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं तो हमारे खिलाफ रिटेलिएशन होती है, which makes our exports अनकम्पेटिटिव। बाहर की दुनिया में वो मुकाबला ना कर सकने की उनकी सलाहियत हो जाती है, अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं एंड देयर डिमांड फॉल्स। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी, देयर डिमांड फॉल्स। ठीक है जी? उसके बाद जी नेक्स्ट हम करते हैं रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी of
certain raw materials that were not available domestically. जैसे जूट, पटसन जिसको बोलते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं होता, सिर्फ बांग्लादेश में होता है दुनिया में। अगर पाकिस्तान ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म करेगा और बांग्लादेश भी आगे से प्रोटेक्ट करेगा अपनी इंडस्ट्री को, तो जूट पाकिस्तान में आना खत्म हो जाएगा। तो जूट बेस्ड मिल्स वो सर्वाइव भी नहीं करेंगी, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं आएगा, या कम से कम उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स दैट वर नॉट अवेलेबल डोमेस्टिकली। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है ना? कोई मसला तो नहीं हो रहा? ऑलराइट, उसके बाद जी ट्रांसफर ऑफ न्यू आइडियाज एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बी स्टॉल्ड, यानी कि रुक जाएं या कम हो जाएं, बाहर से नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, ये प्रोटेक्शनिज्म का नुकसान हो रहा है, राइट? क्योंकि टूरिज्म वगैरह भी होता है तो कल्चरल डाइवर्सिटी कम हो जाती है, कल्चरल एक्सचेंजेस रिड्यूस हो जाते हैं, एक्सचेंजेस रिड्यूस। ठीक है जी, ये हो गई प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म और यही फायदे बन जाएंगे फ्री ट्रेड के। अगेन आई नीड योर हेल्प। अगर हम फ्री ट्रेड करें तो पहला फायदा क्या है जी? प्रोटेक्शनिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट, पहला ये नुकसान फायदे में बदल जाएगा। कौन मुझे बताएगा? रूबा, आप बता सकते हो बेटे? सर चॉइसेस बढ़ जाएंगी हमारे कंज्यूमर्स के लिए, उनके पास ज्यादा वैरायटी होगी चूज करने के लिए, इससे वेलफेयर बढ़ेगी। वेरी गुड। नंबर 2, मुझे कोई बता दें, अब्दुल्ला हुसैन आप बता दें। रिटेलिएशन नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो क्या होती रहेंगी? एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगी, कंपेटिटिव रहेंगी। हाँ, कंपेटिटिव रहेंगी, उनकी डिमांड नहीं गिरेगी बिकॉज ऑफ रिटेलिएशन, राइट जी? नेक्स्ट, somebody else just volunteer. Reduced availability of certain raw materials that were not available domestically. ये नुकसान कैसे फायदे में बदलेगा फ्री ट्रेड के थ्रू? Greater choice of or availability of certain raw materials that are not available domestically, which will allow firms to produce goods which they wouldn't have been able to otherwise. फिर जी, there'll be greater transfer of new ideas and latest technology, which will improve efficiency and maybe improve comparative advantage of local companies. Cultural exchanges होंगे। सबसे important जो इसके अंदर है वो लिख लो, countries trade on their comparative advantage and its benefits will be foregone. And अच्छा, फिर मेरा कंप्यूटर रुका है। And its benefits will be lost. देखो, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है कि हर कंट्री वो चीज बनाए जिसमें उसकी लोएस्ट डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दूसरे कंट्री से। तो अब कंट्रीज अपने कंपैरेटिव एडवांटेज पे प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट्स करने की बजाय विद इन द कंट्री ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव एडवांटेज लूज हो जाएगा। वर्ल्ड वाइज आउटपुट ऑफ गुड्स गिर जाएगी। ट्रेड से वर्ल्ड वाइज आउटपुट बढ़ी थी, अब वो कम हो जाएगी। जी बॉयज, एनी कंफ्यूजन इन protectionism, free trade, its benefits and problems? Any confusion? No, sir. Wonderful. आज मैं फिर आपको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, नमाज का टाइम भी हो रहा है। तो बेसिकली what we're going to do is in our next class, अब थोड़ा सा सुनते जाइएगा कि अब आइडिया क्या है कि कैसे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा इसका बाकी का चैप्टर, वो सारा बुक से हो जाएगा, आसान सा है। लेकिन मुझे अब आपको जरा थोड़ा सा ना जागना होगा। you'll have to increase your efforts. इलास्टिसिटीज का टेस्ट आपका वेंसडे को है। मैंने इस सैटरडे को किया हुआ था लेकिन वो डिले किया, कुछ बच्चों ने मुझे कहा था। तो वेंसडे को है बेटे, वो मैं गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन बैंक अगर चाहिए तो मैं दोबारा भेज देता हूँ। मेरे ख्याल मैंने शेयर किया हुआ है पहले, काफी अर्सा पहले, लेकिन मैं दोबारा भेज देता हूँ। प्लीज प्रिपेयर इट वेरी वेल। अपना सेक्शन बी सिक्योर करने के लिए आपके पास 90% चांस इलास्टिसिटी में क्वेश्चन आ जाएगा।
वो सिक्योर कर लो, वेंसडे को सर उसका वो टेस्ट दे दो। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे। सर वो वॉइस नोट भी जरा दोबारा भेज दें, वो जरा जी मैंने वही कहा, बहुत क्वेश्चन बैंक एंड वॉइस नोट इकट्ठे ही आएंगे ऑफ कोर्स इंशाल्लाह, ठीक है। वो ओके सारा सर, कुछ हो थैंक जाएगा। यू। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे मेरा बेटा कि आप लोग ये जो चैप्टर मैंने करवाया है ना, इनको क्विक रिवीजन देना शुरू कर दो, और साथ में फर्दर भी कुछ कर सको तो ठीक है। इस अगस्त के एंड तक कोशिश करो कि आपकी जो माइक्रो है ना वो फिट हो जाए। सितंबर के मिड या थर्ड वीक तक मैक्रो फिट कर लो, और उसके बाद सिर्फ पास्ट पेपर हम करके, बल्कि मैं नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद मैं पास्ट पेपर ही करवा रहा हूँ आपको सारे। पास्ट पेपर मैं भी करवाऊंगा, 2 एक साल के मैं करवा दूंगा, 3 साल के अपना वेरिएंट खुद कर लो। इंशाल्लाह ताला विल बी अ गुड रिजल्ट अगर आप इस तरह करके तैयारी करेंगे। So everybody understands the scheme of works, how to plan your revision. Then everybody has their own course. तो इससे different करना चाहे उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन that was my suggestion. आपकी बाकी अपनी मर्जी है। So I'm finishing my recording here, bete, and I'll make these recordings inshallah available to you all tomorrow. At the moment, I'm